स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट यू ऑल। आज हम क्लास 8 के बारे में हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 आदिवासीज डीकोज एंड द अर्ली विजन ऑफ गोल्डन एज इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आदिवासी तो ट्राइबल पीपल आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद डीकोज का मतलब होता है जो आउटसाइडर है, जो उनके ट्रेडिशनल और कल्चर से जो है वो भिन्न है, स्ट्रेंजर है, उन्हें डीकोज बोला जाता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली डीकोज जो है वो ब्रिटिशर्स को, मनी लेंडर्स को, ठीक है, और लैंडलॉर्ड्स को बोला गया है, क्योंकि ट्राइबल पीपल के लिए ये सभी लोग उनके कल्चर से भिन्न हैं, अलग है। हमारे लिए सिर्फ ब्रिटिशर्स अलग हैं, पर ट्राइबल पीपल के लिए तो हम सभी लोग स्ट्रेंजर हैं। ठीक है, और उनका जो विज़न है गोल्डन एज का, गोल्डन एज यानी कि जो हम जिसे सतयुग कहते हैं, कुछ ऐसा ही उनका भी एक इमेजिनरी गोल्डन एरा है जिसके बारे में वो सोच रहे थे। आज तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स के आने से अलग अलग फील्ड में, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे फार्मर हो, चाहे किंग्स हो, नवाब हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, किस तरीके से उनके लाइफ में जो है वो इफ़ेक्ट आया है। आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो आदिवासी ट्राइबल्स पीपल को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। कैसे देखते हैं, ब्रिटिशर्स के आने से जो है ट्राइबल पीपल के भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि क्योंकि हम ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्राइबल पीपल एक्चुअल में होते कौन हैं। ट्राइबल पीपल का जो आप कह सकते हैं जीविका, ठीक है, उनका जो लाइफ सर्कल है वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। फॉरेस्ट ही उनका जो है ऑक्यूपेशन फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, उनका घर भी फॉरेस्ट है, सब कुछ उनका जो क्या कहते हैं लाइफ है वो फॉरेस्ट के अंदर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर उनसे कोई फॉरेस्ट छीन लेता है तो फिर उनका सब कुछ, आप समझ जाइए कि सब कुछ उनसे उनका छिन गया। ठीक, आई होप कि ये इतना तक इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। अब देखिए, ये कहानी जो है वो शुरू हुई बिरसा मुंडा, मिड 1870s की बात है। बिरसा जो है ये हमारे इस चैप्टर का हीरो है। इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसी स्लाइड में है। 1870s की बात है। बिरसा नामक जो हमारा हीरो है इस चैप्टर का, उनका जो जन्म हुआ एक मुंडास ट्राइबल ग्रुप में हुआ। तो मुंडास एक्चुअली इनका ट्राइबल ग्रुप का नाम है, जो कि छोटा नागपुर एरिया में ये लोग, इनका ट्राइबल ग्रुप जो है फैला हुआ है। तो बिरसा कौन है? बिरसा ट्राइबल ग्रुप के एक मेंबर है, लीडर है, आप जिसे कह सकते हैं। कौन से ट्राइबल ग्रुप का? मुंडास। तो बिरसा मुंडा इनका नाम बोला जाता था। इनके कस्टम रिचुअल्स जो कुछ भी है ये हमारे वर्ण सिस्टम से, यहाँ पे जो ब्राह्मण्स बोला गया है यानी कि वर्ण सिस्टम, पर्टिकुलरली बात जो है वो वर्ण सिस्टम की किया जा रहा है, वर्ण सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा अलग है। आदिवासी ना हमारे कस्टम से कुछ भी लेना देना है, ना ही हमारे रिचुअल से। इनका कस्टम और रिचुअल्स अलग है और हमारा कस्टम और रिचुअल्स अलग है। इनका जो है लाइफ जीने का जो तरीका है वो हमसे बहुत अलग है। अगर आप हिस्ट्री लवर है तो थोड़ा सा मैं आगे चल करके आपको बोलना चाहती हूँ। जब हम हंटर गैदरर्स थे, स्टोन एज के टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ मैं, तो हम जिस तरीके से स्टोन एज में हंटर गैदरर्स थे, ठीक उसी तरीके से हम धीरे धीरे फिर इवॉल्व हुए और हम एक ह्यूमन के फॉर्म में आ गए और हमने अपनी एक सोसाइटी बना ली। पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं लाने देना चाहते थे, उन्हीं लोगों को हम ट्राइब्स बोलते हैं। तो जिस तरीके से हम अर्ली एज में, एंशियंट टाइम में जो है, जैसे हम एक हंटर गैदरर्स की लाइफ जीते थे, जैसे हमारे वहाँ के कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स होते थे, उसी तरीके से वो उसी लाइफस्टाइल को इन लोगों ने फॉलो किया। नो चेंजेस एट ऑल, कोई वो चेंजेस वो लाना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, ये कैसे जीते, कैसे 19th सेंचुरी में क्या हुआ,
ये ट्राइबल पीपल अलग अलग पार्ट्स में जो है इंडिया के अलग अलग एक्टिविटी से जुड़े हुए थे। देखिए कौन कौन सी एक्टिविटी। सबसे पहले आता है जूम कल्टीवेटर। तो जूम मतलब यहाँ पे झूम झूम डांस वाला जूम नहीं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जूम कल्टीवेशन का मतलब भी होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब आपने क्लास 7 में, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे एक लैंड को जो है उस पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी की जाती है, पर खेती बाड़ी इन सेंस की शीट्स, फर्टिलाइज़र्स या बड़े बड़े हैवी मशीन्स नहीं, एकदम मिनिमम टूल्स का यूज़ होता है। जैसे कि हंटर गैदरर, जैसे हम थोड़े बहुत, जैसे हम शीट्स वगैरह लगा करके जो है एक दो क्रॉप्स को ग्रो करते थे। ये देखिए, ये पिक्चर आपको देख करके समझ में आ जाएगा। और जैसे ही वहाँ पे हार्वेस्ट हो जाता था, वैसे ही उस लैंड को जला करके, उस पूरे लैंड को जो है जला करके ताकि उसमें जो है फिर से न्यूट्रिशन आ सके उस सॉइल में, और फिर दूसरी जगह पे चले जाते थे। इसी को कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसका दूसरा नाम है। और इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इनके पास जो है ना ही हेवी शीड्स वगैरह होता है, पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम जब हंटर गैदरर्स थे और हम थोड़े थोड़े शीड्स वगैरह ले करके जो है हम पौधे ग्रो करते थे अपने खाने पीने के लिए, तो ये हंटर गैदर, ये जो ट्राइबल पीपल है, आदिवासी है, ये भी ऐसा ही करते थे। तो सबसे पहला ऑक्यूपेशन हो गया इनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये जंगलों में ही घूमते रहते थे, ऐसा नहीं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए, नहीं। एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर किया, उस पर हार्वेस्ट किया और उसके बाद उस प्लॉट को जला दिया। फिर उसके बाद वो दूसरे जगह पे चले गए, और फॉरेस्ट के अंदर ही घूम रहे हैं। किसके अंदर घूम रहे हैं? जंगल के, छोटा नागपुर जंगल के अंदर ही घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम आते, कुछ जो है हंटर गैदरर्स ही रह गए। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैम कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ही हुए और कुछ हंटर गैदरर्स क्यों हुए? हंटर गैदरर शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि बेटा देखो, हर जगह जो है, हर जगह पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे कल्टीवेशन हो। जिस जगह, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए, यू कैन से एग्रीकल्चर के लिए जो है आपका क्लाइमेट मॉडरेट होना चाहिए, पानी की एबिलिटी होनी चाहिए, सॉइल फर्टाइल होना चाहिए। ये तीन तो अहम चीज़ें हैं। तो यहाँ ये तीनों चीज़ें जहाँ पे पॉसिबल हुई, वहाँ पे लोगों ने जो है एग्रीकल्चर किया। और ऐसी जगह जहाँ पर कि ये तीनों कंडीशंस, एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो फेवरेबल नहीं थे, वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग करते रहे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, इन मेनी रीजन्स ट्राइबल पीपल लीव बाय हंटिंग एनिमल एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जैसे कि यहाँ पे हॉर्न्स की बात की गई है, उड़ीसा में ये लोग हैं, ये इन लोगों ने जो है मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह ये प्रोवाइड करते थे लोकल मार्केट में। तो मतलब इस टाइम पीरियड में हम ये भी देख पा रहे हैं कि ट्राइबल ग्रुप के साथ लोकल मार्केट का एक लेन देन शुरू हो गया था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब फॉरेस्ट की जो भी रिसोर्सेज है वो घट रही है, उन रिसोर्सेज से अब इनका कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, कम पड़ रही है इनके लिए रिसोर्सेज एज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जिसकी वजह से अब इनको थोड़ा सा बाहर देखना पड़ रहा है। लोकल मार्केट में ये जो कॉर्न्स है, ये क्या क्या करते थे, जंगलों से जो जड़ी बूटियाँ, जो हर्ब्स है, मेडिसिनल पर्पस के वजह से जो है वो उन चीज़ों को, हर्ब्स को, शब्स को जो है वो लोकल मार्केट में सोल्ड करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये देखिए हंटर गैदरर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखते होंगे हंटर गैदरर्स। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इसी तरीके से बाइगर्स, जो सेंट्रल इंडिया में पाए जाते थे। ये लोग जो है दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे, ये खुद की जो है खुद की चीज़ें ये खुद ही ग्रो करने के बारे में ज़्यादा बिलीव करते थे। ट्राइबल ग्रुप जो है अब उनको सेल करना पड़ रहा था लोकल ट्रेडर्स के साथ, और जिसके लिए उनको मनी लेंडर की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि इनके लिए जो है करेंसी, तो इनको पता ही नहीं करेंसी क्या है। जैसे एक छोटे बच्चों को अगर आप 10 रुपये का नोट पकड़ा दोगे, वो इसको फाड़ देगा, उसको पता ही नहीं इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से इन ट्राइबल ग्रुप को भी, क्योंकि हमारे ग्रुप से बिल्कुल भिन्न है, इनको नहीं पता हमारे ग्रुप में करेंसी क्या है, लैंग्वेज क्या है, तो ये लोग जो है इनको जो भी ज़रूरत पड़ती थी इसके लिए वो मनी लेंडर के पास जाते थे। मनी लेंडर जो कि पैसे देता है, ठीक है, जो वो सेठ होता है ना, जो पैसे देता है, लाला जिसे कहते हैं,
वो इनको पैसे देता था और इस पे जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा इस पे चढ़ा देता था, यानी कि ब्याज जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से मनी लेंडर इनसे बहुत ही ज़्यादा पैसे जो है वो लूट रहे थे। ठीक है, इनको पहले तो समझ में नहीं आया, बाद में इनको समझ में आया। सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ लोग जो एनिमल्स को ही चढ़ाने लग गए, जहाँ पे जो चीज़ें पॉसिबल हुई वहीं पर ही ये लोग उसी चीज़ को करना शुरू कर दिया, क्योंकि फैमिली को तो सपोर्ट करना है। ठीक है ना। ट्राइबल ग्रुप जो है वो एनिमल्स को रेयरिंग करना शुरू कर दिया इन्होंने। उनको पैस्टोरलिस्ट बोला जाता है, जो लोग जो है मिल्क और मिल्क से जुड़े हुए चीज़ों को बेचते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लोग कैटल और शिप्स को सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो मूव करवाते रहते थे। वन गुज्जर ऑफ पंजाब हिल्स एंड लाबादीज इन द आंध्र प्रदेश वेयर कैटल हर्डर्स, द गडीज ऑफ कुरू वेयर शीप हर्डर्स। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन सा ट्राइबल ग्रुप जो है वो किस प्रकार के एनिमल्स को जो है वो हर्ट करता था, ग्राजिंग करवाता था। अब हम बात करते हैं सम टोल्ड टू सेटल कल्टीवेशन। अभी तक हमने ये पढ़ा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ लोग जो है वो एनिमल्स को हंटिंग गैदरिंग करने लगे और कुछ जो है एनिमल्स को जो है पालने लगे, एनिमल हस्बेंड्री। अब कुछ लोग जो है वो सेटल कल्टीवेशन बन गए, ऑब्वियस, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें लैंड, वाटर और क्लाइमेट जहाँ पे फेवरेबल हुए वहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं सेटल्ड कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया होगा। पर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो लोग इन सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप को ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते थे। ठीक है, तो वो लोग समझते थे कि जो लोग सेटल्ड है वो लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड है इंस्टेंट ऑफ कि हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे रेवेन्यू, उनको टैक्सेस से मतलब था, हमारे ऊपर सरकार उनको राज जो करना था। तो अब अगर एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रह रहा है तो उससे जो है टैक्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। आज वो यहाँ पे है, 2 दिन के बाद वो कहाँ होगा वो किसी को नहीं पता, उसका एड्रेस किसी को नहीं पता। इसीलिए पर कोई अगर व्यक्ति अगर जो है वो वहाँ पे सेटल्ड हो जाता है तो ऑब्वियस आपको पता है कि उसका ज़मीन यहीं पर ही है। इसीलिए हमारे आधार कार्ड में इन सब चीज़ों में हमारा परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है कि ताकि अगर कभी किसी इस व्यक्ति की ज़रूरत पड़े तो इस एड्रेस पे हमें आकर के पता कर सके, है ना। उसी तरीके से जो है ये ब्रिटिशर्स जो है इन लोगों ने क्या सोचा कि जो लोग ट्राइबल ग्रुप, क्योंकि उनको रेवेन्यू चाहिए तो इसीलिए इवन हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो है वो चाहते थे कि जो ज़मींदार है वो जो है वो क्या कहते हैं कलेक्ट करके जो है वो रेवेन्यू उनको दे, वो उनको खुद ना जाना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है वो ट्राइबल ग्रुप को जो है ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे कि सेटल्ड हो जाए, पर हर जगह पे सेटलमेंट तो पॉसिबल नहीं है। किसी जगह पे जो है एनिमल का ग्राजिंग करना पॉसिबल है, किसी जगह पे जो है वो एग्रीकल्चर करना पॉसिबल है, जहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है वहाँ पे शायद से हंटिंग गैदरिंग करना पॉसिबल है। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से कॉलोनियल रूल है वो ट्राइबल लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है जो ट्राइबल चीफ है, जो लीडर है ना, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। क्यों दिक्कत हो रहा है? क्योंकि अब वो नाम का ही राजा रह गया है। पावर जो है वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स के हाथ है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके नाम, उसका सिर्फ और सिर्फ टाइटल जिंदा है, सिर्फ वो चीफ वो नाम का है। हम सोचते हैं कि राजा मतलब अल्टीमेट पावर जिसके पास है। अब जो राजा जो है नाम का राजा रह गया हो उसको तो डिससेटिस्फैक्शन होगा ही ना, क्योंकि अब उसको जो है वो टैक्सेस भी चुकाने पड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स को। तो ऑब्वियस वो कोई अपने से कोई डिसीजंस ले नहीं सकता। ब्रिटिशर्स जैसा उनको नचवा रहे हैं एज अ पपेट रूलर, वो वैसे ही नाच रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, What happened to the shifting cultivators? शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि शिफ्टिंग कल्टिवेटर का मतलब है कि एक जंगल से मतलब दूसरे पार्ट में वो फ्रीली घूम रहे हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो क्या चाहिए? ब्रिटिशर्स को चाहिए टैक्सेस।
ठीक है, उनको रेगुलर टैक्सेस चाहिए, यही उनका सोर्स है। तो ये जो है ना जूम कल्टीवेटर के ऊपर जब उन्होंने फोर्स किया कि आप सेटल बन जाओ, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, बल्कि हर जगह जगह प्रोटेस्ट फैलना शुरू हो गया। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को फिर इन्होंने कुछ जगह सम पार्ट्स यानी कि कुछ जगहों पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इन्होंने कर दिया कि रेगुलेट कर दिया कि ठीक है इन जगहों पे आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस आने लगे हैं, जैसे ये लोग फ्रीली जी रहे थे वैसा अब नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा इस टाइम पीरियड में क्या था कि फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, फॉरेस्ट लॉ बना दिया गया। ठीक है, फॉरेस्ट लॉ का मतलब है कि पूरा का पूरा डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में हो जाएगा, ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया कि वो उनकी प्रॉपर्टी है। जी हाँ, रिजर्व फॉरेस्ट है। इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसके पीछे का रीज़न था कि उनको टिम्बर वुड लॉग्स चाहिए थे, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे। आजकल के रेलवे ट्रैक्स जो आयरन और स्टील से बने हुए होते हैं, बट इस टाइम पीरियड में जो है वो वुड लॉग से जो है वो रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे। तो जिसकी वजह से अच्छे अच्छे जहाँ पे लकड़ियाँ थे उन फॉरेस्ट को जो है उन्होंने रिज़र्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया। इसका रिज़र्व फॉरेस्ट का मतलब होता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, मतलब कोई भी उस फॉरेस्ट में जो है वो एंटर नहीं कर सकता। जूम कल्टीवेशन के लिए क्या था कि फ्रीली वो लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, है ना। इस जगह को जो है जला करके साफ़ करके थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए। जैसे ही वो क्रॉप हार्वेस्ट हो गए उस पर्टिकुलर एरिया को जला करके फिर दूसरी जगह पे चले गए। उनके पास तो शीट्स वगैरह कुछ है ही नहीं। इसी तरीके से एक ट्रेडिशनल मेथड से वो अपना जो है अपना काम चला रहे थे। मेनी ट्राइबल ग्रुप जो है इस तरीके से फॉरेस्ट लॉ के ऊपर खुल करके विद्रोह भी किया, पर उससे ब्रिटिशर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडर्स के साथ क्या हुआ। ट्रेडर्स जो है अब 19वीं सेंचुरी में देखा गया कि वो खुद आकर के जो है मनी लेंडर ट्रेडर्स जो है इन ट्राइबल पीपल को जो क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। क्या करने के लिए, कोकून्स क्या होते हैं, ये देखिए ये होते हैं कोकून्स। ये एक प्रकार का इंसेक्ट है जिससे कि सिल्क बनता है। ये देखिए इतना सुंदर, एक बार कपड़े का जो है एक टेक्सचर देखिए कितना सुंदर, कितना स्मूथ, कलर कितना सुंदर निखर करके आ रहा है। कोकून्स इन जो एनिमल्स है इनको गर्म पानी में जो है उबला करके फिर उनके डेड बॉडी से जो है एक रेशम का धागा निकलता है, उससे ये सिल्क बनता है। समझ में आया। तो सिल्क बनाने के लिए जो है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में जो है जैसे कॉटन का बहुत ज़्यादा चलन था वैसे ही सिल्क का था यूरोप के मार्केट में। तो सांथाल्स जो है हज़ीराबाद की बात कर रहे हैं, वो कोकून्स को रियर करने के लिए इन लोगों ने इनको पैसे दिए। अब पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, इस बात का ध्यान रखना, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो लोग जो है इनको एक समझ लीजिए अगर इनको थाउजेंड्स ऑफ कोकून ग्रो करके दिए, थाउजेंड ऑफ ऐसे अगर इंसेक्ट्स आपने दिए तो उसके लिए आपको 2-3 रुपये मिलता था। पर उसी कोकून्स को जो है जब ये मार्केट में बेचते थे तो 5-6 गुना दुगने दामों में बेचते थे। मतलब हमारे ट्राइबल पीपल को, क्योंकि उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि पैसे कितना है, कितना मार्केट में उसका वैल्यू है, कितना उनका प्रॉफिट, कितना लॉस हो रहा है। तो इनको, क्योंकि एक छोटे बच्चे को मैंने पहले ही आपको बताया, एक छोटे बच्चे को 10 रुपये का नोट दो, 100 रुपये का नोट दो या 500 रुपये का नोट दो, उसकी वैल्यू उसे पता ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से उसे चॉकलेट से मतलब है, आप उसे चॉकलेट दोगे, 10 का दो, 20 का दो, जैसा भी दो, वो चॉकलेट को बड़े मज़े से खाएगा। ठीक है ना। बट उसको पैसे का उतना पता ही नहीं होता है कि ये 500 का नोट है तो कितने सारे चॉकलेट आ जाएंगे, वो तो हमें धीरे धीरे पता चलता है। तो ठीक उसी तरीके से ट्राइबल्स के पास भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि करेंसी जो है कितना वैल्यू होता है, उससे कितना क्या आ सकता है। तो उस चीज़ का बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया इन ट्राइबल्स ने, इन मनी लेंडर्स ने, जिन्होंने इनको एडवांस में जो है कुछ पैसे दिए। और बहुत ही, आप जैसे मैंने यहाँ पे सिक्का दिखाया ना, बिल्कुल सिक्के के तौल पे ही देखिए उनको पैसे दिए गए। थाउजेंड्स ऑफ कोकून्स अगर आप ग्रो करोगे तो उसके लिए आपको 2-3 रुपये दिए जा रहे हैं।
और वही कोकून जब वो बाज़ार में बेच रहे हैं तो उसका वही 5 गुना ज़्यादा दाम में उसको बेचा जा रहा है। मतलब सारे प्रॉफिट जो है ब्रिटिशर्स के खाते में जाएंगे, हम तो सारे मूर्ख हैं, है ना। द सर्च फॉर वर्क, अब जो है इस तरीके से तो अपने फैमिली को सपोर्ट किया नहीं जा सकता, क्योंकि पहले उनके पास फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, फॉरेस्ट ही उनका सब कुछ था। अब फॉरेस्ट उनसे छिन गया है, अब वो कहाँ जाएंगे। अब वो जो है वो अब सिटीज़ में तो कोई, हम भी देखिए हमारी सोसाइटी भी कैसी है, जो ट्राइबल पीपल को एक शूद्रा के नज़रों में देखते थे। हम भी उनको कुछ अच्छे बिहेव हमने भी नहीं किया, ठीक है ना। हमने भी ट्राइबल पीपल को शूद्रास के नज़र से देखा। जो लोग हंटर गैदरिंग करते हैं, इनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, हमने बहुत ही स्टीरियोटाइप थिंकिंग से उनको हमारी सोसाइटी से बिल्कुल शूद्रास की तरह हमने ट्रीट किया। उनको कोई अपॉर्चुनिटी भी हमने नहीं दिया, ठीक है। तो अब उनके लिए क्या काम बचता है अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ना घर है, न खाने के लिए पैसे हैं, ना ही उनके पास काम है, क्योंकि उनके लिए सारी चीज़ें फॉरेस्ट से जुड़ी हुई थी। अब उनके पास फॉरेस्ट ही नहीं है भाई, तो अब क्या करेंगे वो लोग। तो कुछ परिवार के जो मेल मेंबर्स हैं, ठीक है ना, जैसे पापा हैं, इनके फैमिली के जो मेल मेंबर्स होते हैं, जो इनकम सोर्स करने वाले होते हैं, ये लोग टी प्लांटेशन, कोल माइनिंग में काम करने लगे, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आ गए। और ये कॉन्ट्रैक्टर भी इनको खूब लूटा। कॉन्ट्रैक्टर ने भी इनको बहुत ही कम पैसे दिए और इनको जो है 5-5 सालों तक घर नहीं बेचते थे। तो बेचारे, इनको ना चिट्ठी लिखनी आती थी, ना वहाँ पे फ़ोन का कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता था। बेचारे परिवार वालों को पता ही नहीं चलता था कि इनका फैमिली मेम्बर जो है वो ज़िंदा भी है कि नहीं। सोचिए कितना बुरी स्थिति में ये लोग फंस गए, है ना। जिनको कॉन्ट्रैक्टर जो है इनसे काफ़ी काम करवा रहा है और लो वेजेस इनको प्रोवाइड कर रहा है, और इनको घर क्योंकि इनको चीप लेबर मिल गया है जी। कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो चीप लेबर मिल गया है, वो क्यों इनको जो है छोड़ेगा। समझ रहे हैं आप पूरी चीज़ों को, कितना ही ये देखिए, टी प्लांटेशन कंस्ट्रक्टर लेबर का काम ही इनको मिला। एक तो एक शिक्षित नहीं थे। ये तो हमारी सोसाइटी से बिल्कुल अलग है। अगर कोई मुझे जंगल में जाके छोड़ दे, तो मुझे जंगल के बारे में पता ही नहीं है भाई, कौन सा पौधा हर्ब्स है, कौन सा पौधा जो है जहरीला पौधा है, कौन से पौधे से मुझे न्यूट्रिशन मिल सकता है। जैसे मेरे लिए जंगल जो है वो मुझे नहीं पता, जंगल मेरे लिए एक न्यू जगह है, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो ट्राइबल ग्रुप है, उसको भी हमारे शहर में, हमारी सोसाइटी में आकर के उसको भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ऊपर से मनी लेंडर, ब्रिटिशर्स, ठीक है, ट्रेडर्स और ये कॉन्ट्रैक्टर्स, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से लूटे जा रहे हैं। अब हम आते हैं अ क्लोज लुक। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से जो अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप है, उन लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, चाहे लॉस को लेकर के हो, चाहे रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के हो, न्यू टैक्सेस के लेकर के हो, मनी लेंडर और ट्रेडर्स के लेकर के हो। अब इसमें से ये है मुंडा यानी कि बिरसा मुंडा, जो हमारी कहानी का हीरो था। याद है ना आपको बिरसा मुंडा के बारे में, मैंने आपको बताया था। अब हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा ने जो है एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें थी। वो जो है उन्होंने बिरसा मूवमेंट छेड़ दिया, जिसमें कि मिशनरीज भी थे, मनी लेंडर थे, हिंदू लैंडलॉर्ड थे, ब्रिटिशर्स थे। ये सबके खिलाफ ये जो है ये विद्रोह कर रहे थे। 1895 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया और 2 साल के बाद जब उनको छुटकारा मिला जेल से, तब फिर से उनके मन में कितनी ज़्यादा भावना है देखो अपने आदिवासी भाई बहनों के प्रति, कि जैसे उनको छुटकारा मिला फिर से वो जंगल जो है, विलेज वो सपोर्ट गैदर करने जुट गए और लोगों को जो है वो कहने लग गए कि हमें जो है रावणा, उन्होंने यूरोपियंस को क्या बोला, रावणा, हमें इन रावण के हाथों से छुटकारा चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को इस तरीके से परेशान, मतलब किसी भी तरीके से जाओ यहाँ से, और एक लीडरशिप उन्होंने जो है निभाई। बट 3 साल के अंदर अंदर ही बिरसा मुंडा को जो है वो कॉलेरा हो गया और वो
वो उनके डेथ के बाद ये मूवमेंट जो है वो फेड पड़ गया पूरा, मतलब आप कह सकते हैं ख़त्म हो गया। एक लीडर ही अगर ख़त्म हो जाता है तो वो उस हिसाब से जो है और वो मूवमेंट उस रफ्तार से, उस गाइडलाइन से चल नहीं पाया। और इनका जो एक गोल्डन विजन, जो कि इनका फिर से फॉरेस्ट जो है, जैसे ये लोग जीते थे फॉरेस्ट में, पूरे रिसोर्सेज का यूज़ करते थे, जैसे हम कहते हैं कि राम राज्य, तो इनके लिए भी वो गोल्डन विजन जैसे पहले था, हम सारे परिवार के लोग एक जगह पे इकट्ठे रहते थे, कोई हमें टैक्स नहीं देना पड़ता था, जैसे हम पूरे नेचर को जी रहे थे, एक ये विजन उनका वहीं पर ही फेड आउट हो गया। ठीक है, ये चैप्टर जो है यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। इनके क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एज़ वी ऑल नो दैट कि हमारा जो मिड टर्म है वो 1 महीने के बाद ही, 1 महीना भी ठीक से प्रॉपर 1 महीना भी हमारे पास नहीं है। 13 सितंबर से जो है हमारे मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो जिसके लिए मैं इन चैप्टर्स को डाल रही हूँ, उनको पूरा पूरा देखिए और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज़ भी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वीडियो को जो है थोड़ा सा देख करके आपको बंद नहीं करना है, यह आपके प्रॉफिट के लिए, मेरा नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, होप कि आपको ये सब कुछ, ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, हैव अ ग्रेट डे।